नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मित्रों आदिकाल के जितने भी रासो साहित्य हैं उन प्रत्येक रासो साहित्य के बारे में विस्तार से व्याख्या सहित पढ़ेंगे। और रासो शब्द के साथ में मतलब रासो शब्द है वो किस कारण किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। पृथ्वीराज रासो है, बिसलदेव रासो है, परमाल रासो है, खुम्मान रासो है, हम्मीर देव रासो है। सभी रासो साहित्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अपन को ये देख लेना चाहिए कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। रासो साहित्य, इसके बारे में भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है रासो शब्द की उत्पत्ति, ठीक है। यानी ये शब्द बना कैसे। सबसे पहले देखिए, शुक्ल ने रसायन शब्द से माना है इसकी उत्पत्ति। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किससे मानी है, रसायन शब्द से मानी है। उनका मानना है आचार्य शुक्ल का कि नलपति नाहला का जो बिसलदेव रासो है उसमें एक पद मिलता है। उन निम्न पद के आधार पर रासो शब्द की उत्पत्ति है वो आचार्य शुक्ल ने रसायन शब्द से मानी है। वो रसायन शब्द यह है 1272 मंझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नालय रसायन आरंभ की न, यानी नलपति नालय ने बिसलदेव रासो है नालय रसायन आरंभ की ना शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो उस शब्द के आधार पर आचार्य शुक्ल और रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किससे मानते हैं, रसायन शब्द से मानते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो रसायन शब्द से। आगे बात समझ में। सर्वमान्य मत और हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, उनका मत है वही सर्वमान्य मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो मानते हैं राशक शब्द से। उनका कहना है कि रासो जो शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के राशक शब्द से हुई है और राशक शब्द निम्न कर्मानुसार ऐसे बदला राशक, राशय, राशा और राशो शब्द बन गया। तो ये सर्वमान्य मत भी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत भी है। इसी कारण सब लोगों ने राशो शब्द की उत्पत्ति है वो किससे मानी है, राशक शब्द से मानी है। अच्छी तरह से याद रखना, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति राशक से किसने मानी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आशा करता हूँ यहाँ तक बात समझ में। गारसाद तासी ने किससे मानी है, गारसाद तासी ने अपने ही ग्रंथ था उनका इस्तवारदेला लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसमें चंद्रबरदाई की रचना जो पृथ्वीराज रासो है उस पृथ्वीराज रासो में राजसु शब्द लिखा हुआ है, राजसु। तो गारसाद तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसु या राजसूये इन शब्दों से उत्पत्ति मानी है रासो शब्द की, गारसाद तासी ने। कविराज श्यामलदास और कविराज काशी प्रसाद जायसवाल इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। कविराज श्यामलदास और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल हैं, उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। दशरथ शर्मा का मानना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रास से हुई है। हरप्रसाद शास्त्री और विंध्य प्रसाद पाठक ने राजयश से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, परंतु सर्वमान्य मत जो है उसके अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो शब्द है राशक शब्द उसी से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस शब्द को, राशक शब्द को जो मान्यता देने वाले हैं वो द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने और अब्दुल रहमान ने, जो अब्दुल रहमान का एक ग्रंथ है संदेश राशक, उस रचना को प्रमाण प्रस्तुत करते हुए रासो शब्द की उत्पत्ति राशक शब्द से मानी है। तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मत है रासो शब्द की उत्पत्ति राशक से, वही सर्वमान्य मत है। राशक, राशय, राशा और रासो, इस प्रकार से रासो शब्द की है वो उत्पत्ति हुई है। आशा करता हूँ कि रासो शब्द की आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई कंफ्यूज नहीं है। अच्छे से याद रखना, शुक्ल के अनुसार रसायन शब्द होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार राशक शब्द होगा, गारसाद तासी राजसु या राजसु से, कविराज श्यामलदास काशीनाथ जायसवाल रहस्य, दशरथ शर्मा राज शब्द, हरप्रसाद शास्त्री विंध्येश्वर प्रसाद पाठक राजयश और सर्वमान्य मत हजारी प्रसाद द्विवेदी का राशक शब्द माना जाता है। ये ध्यान में रखना, यहाँ से अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न उठाया जाता है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा रासो जो ग्रंथ हैं उनकी अपन को अच्छे से चर्चा करनी है, उनकी ओर चलते हैं।
तो सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाला जो रासो ग्रंथ है वो है अपना पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की लेखक या कवि चंद बरदाई है। ठीक है, चंद बरदाई का देखिए बचपन का नाम बलिद्य या पृथ्वी भट्ट था, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसका रचना काल है, चंद बरदाई का जन्म पहले देख लेते हैं, लाहौर में हुआ था 1168 में। वो भट्ट जाति के जगता गोत्र से संबंध रखते थे। चंद बरदाई हैं, उनका जन्म 1168 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ, भट्ट जाति के जगता गोत्र में। ये जो पृथ्वीराज रासो है इसमें कुल पद 16,306 हैं और ये 16,306 जो पद हैं वो वृहद रूपांतरण है। इसके देखिए 4 रूपांतरण थे, एक तो वृहद रूपांतरण, एक मध्य रूपांतरण, एक लघु रूपांतरण और एक लघुतम रूपांतरण। तो वृहद जो रूपांतरण है उसमें 16,306 पद हैं, गुणोत्तर समय है, सर्ग जिसको बोलते हैं। पृथ्वीराज रासो में गुणोत्तर समय है, 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया गया। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये प्रबंध काव्य श्रेणी का एक महाकाव्य माना जाता है, प्रबंध काव्य, क्योंकि इसमें 69 समय है। इसमें जो प्रधान, इसकी अगर भाषा की बात करें तो राजस्थानी उपवर्ष यानी पिंगल शैली में लिखा गया है। ये भी अच्छी तरीके से याद रखिए, पृथ्वीराज रासो है उसकी शैली है वो पिंगल है, कभी रासो शब्द समझ के आप डिंगल मत कर देना। राजस्थानी प्लस ब्रज यानी पिंगल शैली में ये ग्रंथ लिखा गया है। नायक इसका पृथ्वीराज चौहान है, नायिका संयोगिता है जो जयचंद की पुत्री है। आगे बात समझ में। और इसका जो रस है वो वीर रस और श्रृंगार रस इसमें प्रमुख रस हैं। अगर रस की बात कर ले तो रासो ग्रंथों में वीर और श्रृंगार रस ही मिलते हैं। इसका नायक पृथ्वीराज चौहान, नायिका संयोगिता है। किसी प्रकार की कोई समस्या? इस ग्रंथ की सबसे पहली जो जानकारी है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दी गई थी। इस ग्रंथ की सबसे पहली जानकारी कर्नल जेम्स टोड ने अपना, कर्नल जेम्स टोड क्या है कि राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था राजस्थान का इतिहास, जो कि एनाइल एंड इंक्विजिज्म ऑफ राजस्थान, जो कि 1839 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने उसका, कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज रासो का जो प्रकाशन था वो सबसे पहले संगोपत्ता नेम नाम से करवाया था। अपने जो कर्नल जेम्स टोड का अपना स्वयं का इतिहास था एनाइल्ड एंड इंक्विजिज्म ऑफ राजस्थान, उसमें संगोपत्ता नेम से सबसे पहले जानकारी देने वाले कर्नल जेम्स टोड ही थे। इस ग्रंथ में कुछ पद वो पुरातत्व प्रबंध संग्रह में प्राप्त होते हैं और इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। कयामसवद जो है वो पृथ्वीराज रासो का ही एक समय है, कयामसवद है। ठीक है, अच्छी तरीके से इस बात को भी याद रखिएगा। एक बात और बता दूं आपको, डॉक्टर नगेंद्र हैं, आचार्य शुक्ल है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, श्री हरप्रसाद शास्त्री आदि इतिहासकारों ने इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग है वो चंद बरदाई के पुत्र जल्लन के द्वारा लिखा हुआ माना जाता है। यानी पृथ्वीराज रासो को पूरा करने वाला चंद बरदाई का बेटा जल्लन था। एक दोहा इसमें मिलता है कि पुस्तक जल्लन हथ दे चली गजनरप काज, यानी पुस्तक है वो जल्लन के हाथ में देकर के चंद बरदाई हैं चले गए हैं गजनरप के काज, यानी अपने ही राजा पृथ्वीराज चौहान के कार्य के लिए, यानी वो गजनी चले गए हैं। ध्यान रखिए। और जो गुणोत्तर इसमें समय है उसमें से 10 समय की रचना है वो जल्लन के द्वारा ही की गई है। अगली बात समझ में यहाँ तक। अब इस ग्रंथ की अपन देखते हैं, अच्छी तरह से याद रखना। सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने इसे संगोपत्ता नाम से प्रकाशित करवाया। अब इसके अधिकांशतः प्रश्न यहाँ से उठता है कि कौन इसको प्रमाणिक मानता है, कौन अप्रमाणिक मानता है, कौन अप्रमाणिक मानता है। अप्रमाणिक मानने वाले देखिए, गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, कविराज मुरारीदान, श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर वुल्लर और मोतीलाल मानोरिया। इन नामों की बड़ी कंफ्यूज रहती है क्योंकि इतने ही नाम अप्रमाणिक में हैं, इतने ही नाम आपको प्रमाणिक में मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको अर्ध प्रमाणिक में मिलेंगे। बड़ी कंफ्यूज रहती है। तो देखिए एक छोटी सी ट्रिक है, वुल्लर राम कवि गौरी देवी के मोती, ये अप्रमाणिक मानने वाले हैं। वुल्लर राम कवि गौरी देवी के मोती, सिर्फ इस लाइन को 3-4 बार रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। वुल्लर से डॉक्टर वुल्लर हो जाएगा, राम से आचार्य शुक्ल हो जाएगा, कवि से कविराज मुरारीदान और श्यामल दास हो जाएगा, गौरी से गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा हो जाएगा, और देवी से मुंशी देवी प्रसाद हो जाएगा, और मोती से मोतीलाल मानोरिया हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। वुल्लर राम कवि गौरी देवी के मोती, बस इतनी सी ट्रिक याद करनी है आपको। अप्रमाणिक मानने वाले सारे के सारे विद्वान हैं वो
अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। बस 2-3 बार इसका रिवीजन करना। वुल्लर राम कवि गोरी देवी के मोती, वुल्लर राम कवि गोरी देवी के मोती, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले डॉक्टर वुल्लर ही थे। सबसे पहले इस ग्रंथ को अप्रमाणिक मानने वाले कौन थे? डॉक्टर वुल्लर। उन्होंने 1875 में ही अप्रमाणिक घोषित कर दिया था। और आचार्य शुक्ल हैं, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कह करके पुकारा है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब है अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय, अग्रचंद नाहटा। हजारी सुनी मुनि नाहटा, इतना सा शब्द याद रखना, हजारी सुनी मुनि नाहटा। तो हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सु से सुमुनि से सुनीत कुमार चटर्जी, और मुनि से हो जाएगा मुनिजिन विजय, और नाहटा से अग्रचंद नाहटा। आराम से छोटी सी लाइन है, हजारी सुनी मुनि नाहटा। हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी, सु से सुनीत कुमार चटर्जी, और मुनि से मुनिजिन विजय, और नाहटा से अग्रचंद नाहटा। आशा करता हूँ आपको अर्ध प्रमाणिक मानने वाले की और अप्रमाणिक मानने वाले की ट्रिक अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखो प्रमाणिक मानने वाले, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, मिश्र बंधु, कर्नल टोड, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन और नगेंद्र। अब अगर आपको अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले की ट्रिक जब याद हो गई है, तो प्रमाणिक मानने वालों को इतना ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। उनका आप निकाल लोगे तो ये ऑटोमेटिक ही अपने सामने आ जाएंगे। आगे बात समझ में। आशा करता हूँ कि आपको अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक मानने वाले सभी विद्वानों के नाम अच्छी तरीके से याद हो गए। अप्रमाणिक वालों के ट्रिक के माध्यम से बस वुल्लर राम कवि गोरी देवी के मोती अप्रमाणिक मानने वाले। अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में से हजारी सुनी मुनि नाहटा, और अप्रमाणिक मान जो प्रमाणिक मानने वाले हैं उनका नाम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखिए, इसमें इसके 4 रूपांतरण आपको मैंने बताए थे। वृहद रूपांतरण, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। वृहद रूपांतरण में आपको बता दिया 69 समय हैं, 16,306 पद है। मध्यम जो रूपांतरण है उसमें 7,000 छंद हैं, और लघुत्तम जो रूपांतरण है उसमें 19 समय 3500 छंद हैं, और लघुत्तम रूपांतरण में 1300 छंद हैं। इस प्रकार से इसके 4 रूपांतरण माने जाते हैं। अब देखिए, इस ग्रंथ को किस विद्वान ने क्या कहा? अक्सर कई बार परीक्षा में यहाँ से कथन उठाया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कह करके पुकारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कह करके पुकारा। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटनाकोश कह करके पुकारा। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा? घटनाकोश कह करके पुकारा। कर्नल जेम्स टोड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना। ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक ग्रंथ माना। बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी कह करके पुकारा। पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को क्या कहा? तो राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी कहा। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक कह करके पुकारा कि यह मुक्तक काव्य है। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को, पूरे ग्रंथ को जाली माना। दूसरी बात, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य और प्रथम महाकवि चंद्रप्रदायी और पृथ्वीराज रासो को ही माना है। बाबू गुलाब राय ने स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कह करके पुकारा। बाबू गुलाब राय हैं, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास, उदय नारायण तिवारी ने विशाल वीर काव्य कह करके पुकारा। इस प्रकार से प्रत्येक कथन को अच्छे से याद रखना। ये कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इतने सारे कथन एक साथ मैंने आपको इसलिए उपलब्ध करवाए हैं ताकि आप अलग अलग जगह से न भटकें और आपको एक साथ सारी सामग्री मिल जाए। ठीक है कोई समस्या किसी प्रकार की? इन कथनों को आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। आपके पास नहीं है तो ये अक्सर एग्जाम्स में ये कथन पूछे जाते हैं। दूसरी बात, एक पृथ्वीराज रासो और चंद्रप्रदाय के बीच में, पृथ्वीराज और चंद्रप्रदाय के लिए एक कथन और भी प्रसिद्ध है कि एक थाल जन्म एक थाल मरण। यानी चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज चौहान जो हैं, दोनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे, एक दूसरे का मतलब सखा थे। उनका जन्म भी एक ही दिन हुआ और मृत्यु भी एक ही दिन हुई। एक थाल जन्म एक थाल
मरण। ये कथन किस राशि से संबंधित है? तो पृथ्वीराज राशि से संबंधित है। इस प्रकार से अपन ने पृथ्वीराज राशि से संबंधित सारी जानकारी है वो उपलब्ध कर ली है। जहाँ तक मैं मानता हूँ पृथ्वीराज राशि से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूज नहीं रहनी चाहिए कि आपको कोई बात अगर आपको डाउट लगे या आपके पास एक्स्ट्रा और भी कोई इससे संबंधित जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे पृथ्वीराज राशि की बात समझ में। पृथ्वीराज राशि का प्रश्न 100% आता है, यहाँ से कथन अच्छे से याद रखना। दूसरी बात, जो अप्रमाणिक अर्धप्रमाणिक मानने वाले हैं उनको अच्छी तरीके से याद रखना, यहाँ से अगला प्रश्न उठाता है और इसमें से कोई एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं उठाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में। अब देखिए बिसलदेव राशि बहुत ही प्रसिद्ध है, ये नरपति नालय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 1155 ईस्वी के आसपास ये ग्रंथ है वो लिखा गया था। इसमें देखिए एक ये 4 खंडों में है। ठीक है, उन चारों खंडों की भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, एक भी बात को छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले इसमें एक दोहा है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। 1272 मंझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभ की ना सारठा तुठी ब्रह्म कुमारी। अपन ने पीछे जो रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, आचार्य शुक्ल ने यहीं से वो रसायन शब्द उठाया था। तो ये जो छंद है इसमें 1272 जो लिखा हुआ है उसको कई विद्वान क्या है 1272 मानते हैं और कई विद्वान क्या है कि इसको 1212 स्वीकार करते हैं। ये है। ठीक है, मोतीलाल मानोरिया जो हैं, कुछ इतिहासकार देखो नीचे लिखा भी है, कुछ इतिहासकार 1272 और ज़्यादातर 1212 विक्रमी संवत मानते हैं। इस ग्रंथ का नायक बिसलदेव तृतीय, यानी इस ये जो अजमेर के राजा थे विग्रहराज चतुर्थ, इनका नाम था बिसलदेव। बिसलदेव को विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। नायिका इसकी अक्सर पूछी जाती है परीक्षाओं में, राजमती नाम है इस नायिका का। और ये नायिका जो है परमाल राजा भोज की पुत्री है। राजमती है वो परमाल राजा भोज की क्या है? पुत्री है राजमती। अक्सर परीक्षा में राजमती नायिका किस रासो ग्रंथ की है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो राजमती बिसलदेव रासो की है। आगे बात समझ में, परमाल राजा भोज की पुत्री है और ये अजमेर के चौहान राजा हैं बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ। मोतीलाल मारनौरिया है, उन्होंने इसका रचना काल जो है वो 16वीं शताब्दी माना है। नरपति नामक किसी एक गुजराती कवि के द्वारा इसका लिखा हुआ माना है। यह मोतीलाल मानोरिया का मानना है। माता प्रसाद गुप्त ने इस रचना को 14वीं शताब्दी की माना है, परंतु नवीन शोधों के आधार पर इस रचना का जो रचना काल है वो 1073 विक्रमी संवत सिद्ध हुआ है। ठीक है, राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने हम मीर के समय की इस रचना को स्वीकार किया है। ये जो 4 खंडों में अपन ने ऊपर चर्चा की है, उन 4 खंडों में किस किस का वर्णन है वो चर्चा करते हैं। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न उठा लिया जाता है। प्रथम खंड है, इसमें देखिए अजमेर के राजा बिसलदेव और राजमती जो कि परमार राजा भोज की पुत्री थी उसका विवाह दिखाया गया। पहले खंड में इन दोनों की क्या होती है? शादी होती है। दूसरा जो खंड है उस खंड में जो राजमती होती है रानी बिसलदेव की, वो व्यंग्य करती है कि मेरे पिताजी के जो साम्राज्य काल है, शासन काल है, उसमें सोने की खाने हैं, तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार कुछ व्यंग्य कर देती है, जिससे क्या है कि बिसलदेव रुष्ट होकर के उड़ीसा चला जाता है और वहीं पर 12 महीने तक वहीं पर रहता है। तृतीय खंड में क्या है कि राजमती का विरह दर्शाया गया है। तीसरे खंड में राजमती का विरह बिसलदेव का वापस लौटना है। राजमती वो विरह में पागल हो जाती है और बिसलदेव होता है वो वापिस लौट करके आता है। और चौथा जो खंड है, इसमें चौथे खंड में है राजा भोज है, परमार राजा भोज है, वो अपनी पुत्री राजमती थी उसको अपने घर वापस बुला लेता है और बिसलदेव वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से जाने के बाद में रानी राजमती को लेकर के वापस चित्तौड़ आ जाते हैं। उस समय चित्तौड़ पे भी बिसलदेव का ही शासन था, यानी अजमेर वापस लौट आते हैं। मूल रस इसका श्रृंगार रस है, वियोग संयोग श्रृंगार। इसका वियोग जो श्रृंगार है वो ब्रह्म स्पर्शीय चित्रण किया गया है, नागमती वियोग खंड है। हिंदी में सबसे पहले इस रचना में 12 मासा का चित्रण। मूल रूप से तो देखिए हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए तो नेमिनाथ परिचय जो रचना है उसमें 12 मासा का वर्णन है, परंतु रासो साहित्य में अगर देखा जाए तो सबसे पहले 12 मासा का जो वर्णन है वो बिसलदेव रासो में ही मिलता है। और ये जो 12 मासा का वर्णन है वो कार्तिक मास से शुरू होता है। इसमें राजमती जो है उसका वीर वर्णन कार्तिक मास से शुरू होता है। ठीक है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि बिसलदेव रासो से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी जानकारी अपन ने नहीं छोड़ी है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बिसलदेव है उसका मूल नाम विग्रहराज चतुर्थी था। और वैसे ये छोटा सा एक ग्रंथ है, मात्र 100 पृष्ठों का लघु ग्रंथ माना जाता है इसको।
और ये अपने गेय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी गेयता के लिए प्रसिद्ध है। ये इसमें मतलब काव्य कम है और गाया अधिक जाने, यानी गाने योग्य गाने के लिए इस ग्रंथ को है वो रचा गया था। मूल रूप से इसकी भाषा है वो राजस्थानी, ब्रज और मध्य प्रदेश, यानी परमार राजा भोज था तो कुछ मध्य प्रदेश की भाषा के शब्द भी इसमें लिए। शैली इसकी भी क्या है, पिंगल है। प्रधान ये श्रृंगार रस प्रधान, श्रृंगार में भी वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। वियोग श्रृंगार का मार्मिक वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। आई बात समझ में? कोई किसी प्रकार का कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। परमाल रासो बहुत ही शानदार है। देखिए परमाल रासो है वो जगनिक के द्वारा लिखा गया है 1230 ईस्वी के आसपास। वीर रस में लिखा गया है। नायक आलय और उदल हैं, वो महोबा के वीर सेना नायक हैं। ये जगनिक जो है वो कालिंजर के राजा थे, एक चंदेल वंशीय राजा परमर्दी देव के दरबारी में रहते थे ये जगनिक, परमर्दी देव के। और महोबा के वहीं पर दो वीर सेना नायक थे, आलय और उदल। ये जो आलय और उदल हैं वो वीर सेना नायक थे। उनका वीरता का विस्तार से वर्णन वीरतात्मक रूप से किया है इस ग्रंथ में। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन है, सबसे पहले परमाल रासो का प्रकाशन जो है वो 1865 में फर्रुखाबाद के तात्कालिक जिला कलेक्टर थे, फर्रुखाबाद के तात्कालिक जिला कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट ने आलयखंड नाम से इसका प्रकाशन है वो करवाया था 1865 में सबसे पहले। फिर बाद में बाबू श्याम सुंदर दास हैं, उन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से परमाल रासो के नाम से इस ग्रंथ का वो प्रकाशन करवाया था। इस ग्रंथ के लिए एक दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि 12 बरस तो कुकर जिए, 13 बरस ले जिए शियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन है धिक्कार। बहुत शानदार बात है, बहुत बार ये परीक्षा में पूछी भी जाती है। 12 बरस तो कुकर जीवे यानी 12 बरस तक कुत्ता जीता है, और 13 बरस जिए शियार, शियार होते हैं उसकी उम्र 13 साल की होती है। 18 साल तक क्षत्रिय जीता है, बरस बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन है धिक्कार। यानी 18 साल के बाद में अगर कोई आदमी जिंदा रहता है, वीरगति प्राप्त नहीं करता है, तो जीना उसका बेकार है। ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है, ये परमाल रासो का, अच्छे से याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक माना है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद कहा था, जबकि परमाल रासो को पृथ्वीराज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक माना है। शुक्ल ने तो परमाल रासो को सिर्फ गूंज मात्र ही माना है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है वो अपनी गेय परंपरा के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी ये जो ग्रंथ है वो, इसके जो दोहे हैं वो गाए जाते हैं आज भी। बेसवाड़ा है, महोबा है, बुंदेलखंड है, उस क्षेत्र में आज भी गाए जाते हैं पूर्वांचल में। और वाटरफील्ड ने, उन्होंने परमाल रासो का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। काफ़ी अच्छा कथन है, पूछा जाने योग्य कथन है कि वो परमाल रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया, तो वाटरफील्ड नाम करके एक अंग्रेजी विद्वान थे, उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये गीत आषाढ़ और श्रावण मास में ही गाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 4 5 बातें हैं इस रासो ग्रंथ की। सबसे पहले इसका प्रकाशन पूछ ले अगला, तो चार्ल्स इलियट फर्रुखाबाद से। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, साहित्य का कौन सा एक साहित्यकार है जो फर्रुखाबाद से ताल्लुक़ रखता है? अगर आप लोगों को साहित्य पढ़ते हो, आप लोगों को पता है कि फर्रुखाबाद में किसका जन्म हुआ था साहित्यकार का, तो आप याद करके कमेंट बॉक्स में उस साहित्यकार का नाम लिखिएगा, ताकि आप किस हद तक तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, यहीं पे पता चल जाएगा। तो फर्रुखाबाद के तात्कालिक जिला कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट, उन्होंने आलयखंड नाम से 1865 में सबसे पहले प्रकाशित करवाया। श्याम सुंदर दास ने नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से परमाल रासो नाम से प्रकाशित करवाया। ये दोहा अच्छे से याद रखना, 12 बरस ले कुकर जिए और 13 बरस जिए शियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन है धिक्कार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। आचार्य शुक्ल ने सिर्फ गूंज मात्र माना है। वाटरफील्ड ने परमाल रासो का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, और यह श्रावण और आषाढ़ मास में गाया जाता है। बस इतना सा याद रखना है। और इसकी नायिका है वो चंद्रावली नाम करके है, यानी परमाल रासो की नायिका आपको बहुत कम पुस्तकों में पढ़ने को मिलेगी। नायिका का नाम चंद्रावली है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई कन्फ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। खुमान रासो ये दलपति विजय के द्वारा लिखा गया, 5000 छंदों में वीर रस में है, क्योंकि रासो जो भी ग्रंथ है वो वीर और श्रृंगार रस में मिलेंगे आपको। इस ग्रंथ की प्रमाणिक जो हस्तलिखित प्रति है, खुमान रासो की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। और इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अलमामू और चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि खुमान रासो या किस रासो ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति है वो पूना संग्रहालय में सुरक्षित है, तो
खुमान रासो की है। दलपति विजय इसके लेखक हैं। 9वीं शताब्दी की रचना है। 5000 छंद हैं इसमें, वीररस प्रधान रचना है। और बगदाद के खलीफा अलमामू और चित्तौड़ के राहुल खुमान के मध्य हुए युद्धों का इसमें वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि खुमान और अलमामू के मध्य कुल 24 युद्ध हुए थे। उन 24 में ही वे राजा खुमान है वही युद्ध में विजयी रहे थे हमेशा ही। ठीक है। और आचार्य शुक्ल ने तो 3 खुमानों की चर्चा की है इसमें, परंतु वो खुमान एक ही बताते हैं। तो छोटी सी इसकी जानकारी है। अक्सर तो खुमान रासो के कवि या लेखक पूछते हैं दलपति विजय, तो या फिर इसमें छंद पूछते हैं तो 500 छंद कर देना। और एक बात इसमें बिसलदेव जो रासो है इसमें एक बात ये अपने यहाँ से छोड़ दी। देखिए 128 छंद है इसमें, ये ध्यान में रखना। कई बार छंद पूछ लेते हैं, 128 छंद है। वो बात मेरे तब यहाँ पर याद आ गई। इसमें जो 5000 छंदों की अपन ने चर्चा की थी ना, तब वो बात वो ध्यान में आ गई, उस समय थोड़ी निकल गई थी, उसके लिए सॉरी। तो ठीक है, खुमान रासो में 5000 छंद हैं। अलमामू जो कि खलीफा का बगदाद का खलीफा था, और चित्तौड़ के रावल खुमान के मध्य युद्धों का वर्णन है। कुल 24 युद्ध है, 24 युद्धों में यही जीते। खुमान रासो से संबंधित कोई समस्या है आप लोगों को? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हम्मीर रासो, ये सारंगधर के द्वारा लिखा गया है। इसका रचनाकाल 1357 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अभी भी ये रचना है वो मूल ग्रंथ के रूप में प्राप्त नहीं है, बल्कि इसके कुछ जो छंद है वो प्राकृत पेंगलम नामक एक रचना है। प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर की रचना है, उसमें 3-4 कवियों के छंद जोड़े गए। प्राकृत पेंगलम के बारे में बता दूं आपको मैं। प्राकृत पेंगलम है, उसमें सारंगधर है, बब्बर है, जज्जल है आदि 4 कवियों के छंद जोड़े हैं। परंतु अंत में इसका संकलन है प्राकृत पेंगलम का, वो लक्ष्मीधर के द्वारा किया गया था। इसलिए हम्मीर रासो को सारंगधर की रचना माना जाता है। उसमें विद्याधर के भी हैं, सारंगधर के भी हैं, बब्बर के भी हैं और जज्जल के भी हैं। राहुल संस्कृतैन और शुक्ल के द्वारा उल्लेखित जो छंदों में सारंगधर के द्वारा रचित नहीं मान करके जज्जल नामक कवि की रचना मानते हैं। आचार्य शुक्ल तो उसको सारंगधर मानते हैं, और राहुल संस्कृतैन है वो जो छंद है उनकी रचना वो जज्जल नामक कवि की मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने अलग ही बखेड़ा खड़ा किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हम्मीर शब्द को अमीर शब्द का विकृत रूप बताया है, यानी एक व्यक्ति का नाम नहीं बता करके एक विशेषण शब्द बताया, यानी एक पैसे वाले का नाम इसमें जोड़ दिया है। वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि हम्मीर शब्द है वो अमीर शब्द से विकृत होकर के बना है। उसके अनुसार ये एक व्यक्ति का नाम नहीं होकर के एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरी बात, शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति इसी रचना से मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है कि अपभ्रंश की समाप्ति किस रचना से मानी जाती है, तो हम्मीर रासो सारंगधर की है, उस रचना से मानी जाती है। ये हम्मीर है वो रणथंभौर के हम्मीर देव चौहान की को लेकर के लिखी गई रचना है। इसके जो छंद हैं वो प्राकृत पेंगलम में ही मिलते हैं। वैसे मूल रूप से ये ग्रंथ है वो आज भी अप्राप्त है, यानी प्राप्त नहीं है। बस अनुमान लगाया जाता है कि ये हम्मीर देव की वीरता के रूप में लिखे गए पद हैं। ठीक है कोई समस्या? विजयपाल रासो, ये नरसिंह के द्वारा लिखा गया है, 16वीं शताब्दी के आसपास की रचना है। यह मूलतः अपभ्रंश में लिखा हुआ नहीं है, इसमें केवल 42 छंदी हैं। और ये जो विजयपाल रासो, विजयगढ़ करौली के राजा विजयपाल और पंग राजा के मध्य हुए युद्धों का इसमें वर्णन किया गया। छोटा सा ग्रंथ है, 42 छंदी उपलब्ध है। विजयपाल रासो नरसिंह के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आज आपको जितने भी ये रासो ग्रंथ हैं अपन ने पढ़े हैं, अगर किसी प्रकार के रासो ग्रंथ में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, या आपके पास कोई नई जानकारी हो, या आपको लगे कि इसमें यहाँ पे ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में विचार अपने जरूर लिखिएगा। आशा करता हूँ कि प्रत्येक चीज़ को लेकर के, प्रत्येक रासो ग्रंथ को लेकर के एक एक चीज़ को अपन ने बारीकी से अध्ययन किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं, आशा ही नहीं, बिल्कुल पूरा विश्वास है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने मित्रों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि और भी विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित हो सकें। आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आपको वीडियो लग कैसे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मैं यूं ही ऐसे ही बक बक करते जा रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।